Good morning, dear students. I hope you all guys are good. So, today it is the part 2 of the Making of Scientists chapter. In part 1, I have discussed with you the different experiments, projects Ebright did at the different standard. And at the end of the part 1 video, we discuss about the project of Ebright, last project in the 8th grade, when he found that a starling bird, when he was comparing between monarch and viceroy butterflies, and he told that a starling bird would not eat ordinary food, it would eat all the monarchs it could get. मीन्स हमने ये पढ़ा था कि जो स्टारलिंग बर्ड है वो सिर्फ मोनार्क्स को ही खाता है। तो कहने का मतलब जितना ज़्यादा वॉइस राय मोनार्क्स की तरह दिखेंगी उतना जो है वो कम उसका बर्ड्स का खाना बनेंगे। सो हमने ये पढ़ा था कि जो इब्राइट का ये प्रोजेक्ट है, दिस प्रोजेक्ट वॉज प्लेस्ड फर्स्ट इन द जूलॉजी डिवीज़न एंड थर्ड ओवरऑल इन काउंटी साइंस फेयर। तो उसे जो है ओवरऑल काउंटी साइंस फेयर में थर्ड पोजीशन जो है, थर्ड प्राइज़ उसको मिला था। नाउ वी हैव टू सी फर्दर एक्सपेरिमेंट्स डन बाय Ebright. Let us proceed. In his second year in high school, Richard Ebright began the research that led to his discovery of an unknown insect hormone. Indirectly, it also led to his new theory on the cell life of cells. In his second year in high school, जब वो हाई स्कूल में था, सेकेंड ईयर, रिचर्ड इब्राइट ने एक रिसर्च शुरुआत की दैट लेड टू हिज डिस्कवरी ऑफ एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन। उसने एक खोज की तरफ बढ़ी वो, जो कि एक अननोन इंसेक्ट हार्मोन था, उसको ढूंढने में। इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो इट आल्सो लेड टू हिज न्यू थियोरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स। इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो इसकी जो रिसर्च है, इस रिसर्च ने आगे और किसको बढ़ावा दिया, उसकी जो नई थ्योरी है, थ्योरी कौन सी है, लाइफ ऑफ सेल्स, जो कोशिकाओं की जो लाइफ है उसके बारे में काफ़ी इसको रास्ता दिया, बढ़ावा दिया। नेक्स्ट हम देखेंगे, द क्वेश्चन ही ट्राइड टू आंसर वॉज सिंपल, व्हाट इज द पर्पज ऑफ 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन ए मोनार्क प्यूपा। अब देखो एक नया फेज स्टार्ट हो रहा है कि 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स, 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट होते हैं, 12 छोटे छोटे गोल्ड कलर के स्पॉट्स होते हैं। किसके ऊपर होते हैं, मोनार्क प्यूपा। मैंने पहले आपको बटरफ्लाइज का लाइफ साइकिल बताया था कि कैसे एग से कैटरपिलर बनती है, कैटरपिलर से प्यूपा बनता है और प्यूपा से बटरफ्लाई बनती है। तो एक उसने क्वेश्चन पे सर्च किया कि जो मोनार्क प्यूपा के ऊपर बॉडी पे 12 गोल्ड कलर के जो स्पॉट्स होते हैं छोटे छोटे, उसका पर्पस क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश की और क्या बताया, एवरीवन एज्यूम द स्पोर्ट्स वर जस्ट ऑर्नामेंटल। हर किसी का कहना था कि स्पोर्ट्स बस एक ऑर्नामेंटल है, एक डिज़ाइन है, डेकोरेशन है। इब्राइट सेड बट डॉक्टर उर्कोहार्ट डिड नॉट बिलीव इट। लेकिन डॉक्टर उर्कोहार्ट प्रोफेसर था यूनिवर्सिटी टोरंटो कनाडा के अंदर, उनको इस पर यकीन नहीं था। टू फाइंड द आंसर, इब्राइट एंड अनदर एक्सीलेंट साइंस स्टूडेंट फर्स्ट हैड टू बिल्ड ए डिवाइस। तो इसका आंसर उन्होंने एक डिवाइस बनाई दैट शोड दैट द स्पोर्ट्स वर प्रोड्यूसिंग ए हार्मोन नेसेसरी फॉर द बटरफ्लाइज फुल डेवलपमेंट। तो उसमें उन्होंने क्या ऐसी डिवाइस बनाई जिसमें ये दिखाया कि जो स्पोर्ट्स हैं वर प्रोड्यूसिंग ए हार्मोन, वो एक ऐसा हार्मोन प्रोड्यूस करते थे नेसेसरी फॉर बटरफ्लाइज फुल डेवलपमेंट, कि जो 12 के जो टाइनी गोल्ड स्पॉट्स हैं वो सिर्फ डेकोरेशन के लिए नहीं है, ऑर्नामेंटल नहीं है, बल्कि बटरफ्लाई की फुल डेवलपमेंट के लिए वो हार्मोन रिलीज़ करते हैं।
जो 12 टाइनी गोल्ड स्पोर्ट्स हैं उनमें से क्या रिलीज़ होता है, हार्मोन रिलीज़ होता है, जिससे बटरफ्लाई की फुल डेवलपमेंट होती है। तो दिस प्रोजेक्ट वॉन फर्स्ट प्लेस इन द काउंटी फेयर एंड एंट्री इनटू द इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर। उसके इस प्रोजेक्ट को जो है कौन सा मिला है, उसके फर्स्ट प्लेस मिला उसको काउंटी फेयर में, और इसके एंट्री भी मिली इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में। देयर ही वॉन थर्ड प्लेस फॉर जूलॉजी, और वो इंटरनेशनल साइंस और इंजीनियरिंग फेयर में उसे थर्ड प्लेस मिला जूलॉजी में। He also got a chance to work during the summer at the entomology laboratory of the Walter Reed Army Institute of Research। अब उसे इब्राइट को आगे फर्दर चांस मिला समर में कहाँ पे काम करने का, इंटोमोलॉजी लेबोरेटरी के अंदर, और वो कौन सी जगह की थी, वाल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, मतलब उसे वहाँ काम करने का मौका आगे मिला। नेक्स्ट है हमारा, एज ए हाई स्कूल जूनियर रिचर्ड ब्राइट कंटिन्यूड हिज एडवांस्ड एक्सपेरिमेंट्स ऑन द मोनार्क प्यूपा। हाई स्कूल में जूनियर था, रिसर्च करता रहा मोनार्क प्यूपा के ऊपर। दैट ईयर हिज प्रोजेक्ट वॉन फर्स्ट प्लेस एट द इंटरनेशनल साइंस फेयर एंड गेव हिम अनदर चांस टू वर्क इन द आर्मी लेबोरेटरी ड्यूरिंग द समर। एक और उसे मौका मिला समर में आर्मी लेबोरेटरी में काम करने का। ये था उसके जूनियर ईयर में, स्कूल जूनियर। अब आएगा सीनियर ईयर में। सीनियर ईयर में क्या हुआ, ही वेंट अ स्टेप फर्दर, एक स्टेप और आगे बढ़ा। ही ग्रू सेल्स फ्रॉम ए मोनार्क्स विंग इन ए कल्चर एंड शोड दैट the cells would divide and develop into normal butterfly wing scales only if they were fed the hormone from the gold spores। अब इसमें क्या बताया सीनियर ईयर के अंदर, ही ग्रू सेल्स फ्रॉम ए मोनार्क्स विंग, मोनार्क बटरफ्लाई के जो पंख है उसमें से उसने क्या निकाली, युगाई उसमें सेल्स निकाली, उसमें ही ग्रू सेल्स फ्रॉम ए मोनार्क्स विंग इन ए कल्चर के अंदर, एंड शोड दैट द सेल्स वुड डिवाइड, और ये दिखाया कि जो सेल्स हैं वो डिवाइड हो जाएंगी, एंड डेवलप इनटू अ नॉर्मल बटरफ्लाई विंग स्केल्स, और नॉर्मल बटरफ्लाई के विंग स्केल्स में डेवलप हो जाएंगी, ओनली इफ़, केवल तभी, एक कंडीशन लगाई, केवल तभी, इफ़ दे वर फेड द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पोर्ट्स, अगर गोल्ड स्पोर्ट्स से जो है उनको हार्मोन दिया जाएगा तभी, केवल तभी जो है वो बटरफ्लाई विंग स्केल जो है पूरे तरह डेवलप हो पाएंगे, अदरवाइज नहीं। और इस प्रोजेक्ट को क्या मिला, दैट प्रोजेक्ट वॉन फर्स्ट प्लेस फॉर जूलॉजी एट इंटरनेशनल फेयर एंड ही स्पेंट द समर आफ्टर ग्रेजुएशन डूइंग फर्दर वर्क एट द आर्मी लेबोरेटरी एंड एट द लेबोरेटरी ऑफ द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। आर्मी लेबोरेटरी में काफ़ी काम किया और उसके बाद यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में भी इसको काम मिला। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर, द फॉलोइंग समर, नेक्स्ट जो गर्मी आई आफ्टर हिज फ्रेशमैन ईयर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। अब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन के लिए पहुंचे हैं इब्राइट, तो एज ही वॉज ए फ्रेशमैन इब्राइट वेंट बैक टू द लेबोरेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। इब्राइट वापस गए डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, वो कहाँ है, यूएस में, एंड डिड मोर वर्क ऑन द हार्मोन फ्रॉम गोल्ड स्पोर्ट्स। गोल्ड स्पोर्ट्स से जो हार्मोन निकलते थे उसके ऊपर और काम किया। यूजिंग द लेबोरेटरी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होते हैं, मॉडर्न, जो फुल ऑफ टेक्निक्स हैं, उन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करते हुए ही वॉज एबल टू आइडेंटिफाई द हार्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर। इस बार जब रिसर्च कर रहा था तो सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से ही वॉज एबल टू आइडेंटिफाई द हार्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर, हार्मोन का जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो उसने ढूंढ निकाला। जैसे पानी का होता है H2O, ठीक है, इस तरीके से जो हार्मोन का जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो इब्राइट ने ढूंढ निकाला, कहाँ पर, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की लेबोरेटरी के अंदर, वहाँ के सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से।
अब केमिकल स्ट्रक्चर उन्होंने ढूंढ निकाला है। अ ईयर एंड ए हाफ लेटर, लगभग 1.5 साल के बाद, ड्यूरिंग हिज जूनियर ईयर इब्राइट गोट द आइडिया फॉर हिज न्यू थ्योरी अबाउट सेल लाइफ। अब जो है उसका मेन जो टारगेट था, न्यू थ्योरी ऑफ सेल लाइफ, इसके बारे में उन्हें पता चला। इट केम वाइल ही वॉज लुकिंग एट एक्सरे फोटोज ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए हार्मोन। तो ये आइडिया कब आया? व्हेन दिस आइडिया केम इन द माइंड ऑफ इब्राइट्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि थ्योरी अबाउट सेल लाइफ के बारे में ये आइडिया इब्राइट के माइंड में कब आया? जब वो जूनियर ईयर में था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, एंड एक दिन जब वो एक्सरे देख रहे थे, व्हेन ही वॉज लुकिंग फॉर एक्सरे फोटोज ऑफ द, किस चीज़ की? केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए हार्मोन। केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ हार्मोन का जब देख रहे थे, तब उनके माइंड में एक आइडिया आया। कौन सा आइडिया? न्यू थ्योरी अबाउट सेल लाइफ। व्हेन ही सॉ दोज फोटोज, इब्राइट डिडंट शाउट यूरेका और इवन आई हैव गॉट इट। यूरेका एक वर्ड होता है जब आप कुछ पाना चाहते हैं और आपको वो मिल जाए, खुशी से, एक्साइटमेंट से आप वर्ड बोलते हैं यूरेका। जैसे ब्रेवो है, वेल, हुर्रे, ओके, लाइक दिस। आई हैव गॉट इट, तब वो नहीं बोला, डिडंट शाउट, बट ही बिलीव्ड दैट अलोंग विद हिज फाइंडिंग्स अबाउट इंसेक्ट हार्मोन्स, द फोटोज गेव हिम द आंसर टू वन ऑफ द बायोलॉजीज पजल्स। थ्योरी ऑफ लाइफ का तो आंसर उसे मिला ही मिला, लेकिन जो बायोलॉजी की एक पजल थी, जो जिसका जवाब किसी को नहीं मिल रहा था, वो भी इब्राइट को आंसर मिला। क्या था आंसर? क्या थी वो पजल? देखें ज़रा। हाउ द सेल कैन रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए। हाउ द सेल, जो सेल होती हैं वो डीएनए का ब्लूप्रिंट कैसे रीड कर सकती हैं। मतलब हम सेल से डीएनए का ब्लूप्रिंट कैसे पता लगा सकते हैं, हमारी की जो बॉडी की सेल होती हैं। डीएनए क्या होता है आप सभी को पता है, साइंस के स्टूडेंट हैं आप। डीएनए इज द सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी। डीएनए जो होता है वो एक सब्सटेंस होता है इन द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल। न्यूक्लियस ऑफ सेल के बीच में एक सब्सटेंस होता है दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी, वो हेरिडिटी को कंट्रोल करता है। इट डिटरमाइंस द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द सेल। ये डीएनए ही तो है जो सेल के, जो हमारी कोशिकाएं होती हैं, उसकी फॉर्म, उसकी क्या शेप बनेगी और उसका क्या फंक्शन होगा, वो कौन डिटरमाइन करता है? डीएनए ही डिटरमाइन करता है। थस इस प्रकार डीएनए इज द ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ। जो डीएनए है वो लाइफ का क्या है? ब्लूप्रिंट है। इससे हमें पता चल सकता है कि आगे लाइफ कैसी रहेगी, किस तरीके की बॉडी है और क्या स्ट्रक्चर है, क्या फंक्शन होगा बॉडी के अंदर, क्या चेंजेस होंगे। तो डीएनए इज द ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ। नाउ लेट अस प्रोसीड फर्दर। और जब उसको इस बायोलॉजी की पजल का भी पता चल गया, सेल लाइफ के बारे में पता चल गया, तब इब्राइट आराम से नहीं बैठा। इब्राइट एंड इज कॉलेज रूममेट जेम्स आर वोंग, ये नाम याद रख लेना आप, उसका जो फ्रेंड था जेम्स आर वोंग, walked all that night drawing pictures and constructing plastic models of molecules to show how it could happen। मतलब जब उन्हें पता चल गया कि ये कैसे काम करती हैं सेल्स, तो वो सोए नहीं सारी रात। उन्होंने क्या किया? पिक्चर्स ड्रॉ की और प्लास्टिक मॉडल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स बनाए, तो ये शो करने के लिए भी ये कैसे फंक्शन होता है। टुगेदर दे लेटर रोट द पेपर दैट एक्सप्लेन द थ्योरी। तो दोनों ने मिलकर एक एक्सप्लेन किया, उस थ्योरी को एक्सप्लेन किया जिसको हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। सरप्राइजिंग नो वन हु न्यू हिम, रिचर्ड इब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड विद हाईएस्ट ऑनर्स, सेकंड इन हिज क्लास ऑफ 1510। सरप्राइजिंग, ये बड़ी हैरानी वाली बात थी। नो वन हु न्यू हिम, किसी को भी जो उसे नहीं जानता था, कोई भी ऐसा नहीं था जो उसे जानता था। इब्राइट ने जो है हार्वर्ड से ग्रेजुएशन की और सेकंड पोजीशन हासिल की। उसकी क्लास में स्टूडेंट कितने थे? 1510। इब्राइट वेंट ऑन टू बिकम ए ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल। उसके बाद इब्राइट जो है
ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर बन गया उसी हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के अंदर, एंड देयर ही बिगन डूइंग एक्सपेरिमेंट्स टू टेस्ट हिज थियोरी। तो जो उसने थ्योरी बनाई थी उसके ऊपर जो है उसने रिसर्च करना, एक्सपेरिमेंट्स करने स्टार्ट कर दिए। So if the theory proves correct, it will be a big step towards understanding the process of life। तो उसके ये क्वेश्चन था कि अगर ये थ्योरी सही साबित होती है, अगर ये थ्योरी सही प्रूव होती है तो इट विल बी ए बिग स्टेप, एक बहुत बड़ा स्टेप होगा टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेसेस ऑफ लाइफ, लाइफ की प्रोसेस को समझने में। इट माइट ऑल्सो लीड टू न्यू आइडियाज़ फॉर प्रिवेंटिंग सम टाइप्स ऑफ कैंसर एंड अदर डिजीज़। तो ये कैंसर के और अदर कई बीमारियां हैं उसको रोकने में भी बड़ी हेल्प करेगा। प्रिवेंटिंग का मतलब होता है रोकना। ऑल ऑफ दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ इब्राइट साइंटिफिक क्यूरियोसिटी। ये सारा कुछ संभव हो पाया बच्चों इब्राइट्स की साइंटिफिक क्यूरियोसिटी के पीछे। क्यूरियोसिटी का मतलब होता है कुछ जानने की इच्छा रखना, हिंदी में इसको जिज्ञासा कहते हैं। जिन बच्चों में जिज्ञासा होती है, कुछ जानने की इच्छा होती है, वही बच्चे आगे बढ़ते हैं। तो हिज हाई स्कूल रिसर्च इनटू द पर्पस ऑफ द स्पोर्ट्स ऑन ए मोनार्क प्यूपा इवेंचुअली लेड हिम टू हिज थ्योरी अबाउट सेल लाइफ। तो देखो ये स्टार्ट कैसे हुई, उसकी जो सक्सेस की कहानी है। हाई स्कूल में जो मोनार्क प्यूपा थी उसके ऊपर जो गोल्ड स्पोर्ट्स थे उसके बारे में जानना भी, गोल्ड स्पोर्ट किस लिए होते हैं, वहाँ से वो पीछे लगा और देखो कहाँ पहुँच गया, थ्योरी ऑफ सेल लाइफ के पीछे में पहुँच गया विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर ओरकुहार्ट। नेक्स्ट है Richard Bright has been interested in science since he first began collecting butterflies, but not so deeply that he hasn't time for other interests। अब रिचर्ड ब्राइट के इंटरेस्ट के बारे में बात करेंगे कि साइंस में तो इसका इंटरेस्ट था ही, क्योंकि बिगिनिंग में ही जो है उसने बटरफ्लाइज इकट्ठी करनी स्टार्ट कर दी थी, पर इतना भी इंटरेस्ट नहीं था कि उसके पास दूसरे इंटरेस्ट के लिए टाइम नहीं था। ब्राइट है ऑल्सो बिकेम ए चैम्पियन डिबेटर। डिबेट के मामले में ये पैरा आपको ब्राइट का अगर करेक्टर स्केच आए तो उसके बारे में बहुत हेल्पफुल करेगा। ही वॉज ए चैम्पियन डिबेटर एंड पब्लिक स्पीकर एंड ए गुड कैनोइस्ट। एडवेंचर्स की बात करें, कैनो होती है नैरो बोट, तो उसको स्विमिंग करने में उसे बड़ा मज़ा आता था। एंड ऑल राउंड आउटडोर पर्सन था। ही इज़ ऑल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर, वो एक अच्छा फोटोग्राफर भी था, और पार्टिकुलरली ऑफ ए नेचर एंड साइंटिफिक एग्जिबिट्स। नेचर की बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटो खींचता था और साइंटिफिक एग्जिबिट्स। तो ही वॉज ए ग्रेट फोटोग्राफर, आउटडोर पर्सनस, फुल ऑफ डूइंग एडवेंचर्स एक्टिविटीज़ एंड डिबेटर, पब्लिक स्पीकर। तो आप देख सकते हैं ऑल राउंड डेवलपमेंट उसकी थी। नेक्स्ट है इन हाई स्कूल रिचर्ड ब्राइट वॉज ए स्ट्रेट। हाई स्कूल के टाइम की अगर बात करें तो रिचर्ड ब्राइट बिल्कुल सीधा साधा एक स्टूडेंट था। बिकॉज लर्निंग वॉज ईजी ही टर्न्ड ए लॉट ऑफ हिज एनर्जी टूवर्ड्स द डिबेटिंग। तो उसने पढ़ाई उसे आसान लगती थी, तो उसने सारी की सारी एनर्जी जो है वो किस तरफ लगा दी, डिबेटिंग एंड मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब्स। ही ऑल्सो फाउंड समवन टू एडमायर। एक ऐसा आदमी था जो उसकी प्रशंसा भी करता था। वो कौन था, देखें ज़रा नाम, रिचर्ड ए वेहरर, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। उसके टीचर का नाम है रिचर्ड ए वेहरर, द सोशल स्टडीज़ टीचर। वो उसका जो है वो सोशल स्टडी टीचर था, एसएस का टीचर था, एंड एडवाइज़र, और साथ में एडवाइज़र भी था टू बोथ क्लब्स। मिस्टर वेहरर वॉज द परफेक्ट पर्सन फॉर मी देन। ब्राइट कहता है कि मिस्टर वेहरर उस समय मेरे लिए सबसे परफेक्ट पर्सन था। ही ओपन माई माइंड टू न्यू आइडियाज़, ब्राइट सेड। उन्होंने मेरे माइंड खोल दिया, ओपन माई माइंड टू न्यू आइडियाज़, मतलब नए नए आइडियाज़ मुझे बताए उन्होंने। नेक्स्ट है रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट, मिस्टर वेहरर सेड। इस पैरा में हम पढ़ेंगे कि मिस्टर वेहरर की जो व्यूज़ थे रिचर्ड के बारे में क्या थे। तो जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि रिचर्ड जो बच्चा था it वुड ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट, वो हमेशा से एक्स्ट्रा एफर्ट्स किया करता था। और
What pleased me was here was this person who put in 3 or 4 hours at night during debate research, besides doing all his research with butterflies and his other interest. वो कहता है कि मुझे इस बात की खुशी होती थी, उसके साइंस टीचर एसएस टीचर कह रहे हैं कि ये वो आदमी था जो 3-4 घंटे रात को डिबेट की प्रैक्टिस करता था, बिसाइड्स इसके साथ साथ जितनी भी उसकी रिसर्च है बटरफ्लाइज वाली और बाकी इंटरेस्ट हैं वो भी फॉलो करता था। मतलब ऐसा नहीं है कि कह देता कि रिचर्ड ब्राइट कि मैं थक गया, मुझसे होता नहीं, अभी टाइम नहीं है। मतलब ही वॉज ए गुड पर्सन हु वॉज मैनेजिंग अ टाइम। बहुत अच्छे ढंग से उसने मैनेज किया, जो भी काम उसको देते वो दिल जान से एक करके करता था। अब चलते हैं उसके कॉम्पिटिटिव नेचर के बारे में। लास्ट 2 पैराज जो हैं इस चैप्टर के बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हैं, इसको आपने बड़े ध्यान से देखना है। और चैप्टर लिखा किसने है? रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन ने। अब हम देखते हैं रिचर्ड का कॉम्पिटिटिव स्पिरिट कैसी है। मिस्टर वेरर कंटिन्यूड, क्या कहता है कि रिचर्ड वॉज ए कॉम्पिटिटिव, उसमें एक कॉम्पिटिटिव प्रतिस्पर्धा की आग थी, वो कंपटीशन करना चाहता था। जैसा कि हमने देखा कि वो पहली बार हार गया था और हारने के बाद नेक्स्ट टाइम उसने एक रियल एक्सपेरिमेंट किया और वो जीता था। उसके बाद तो लगातार जीतता ही गया, बट नॉट इन ए बैड सेंस। रिचर्ड वॉज कम्पिटिटिव बट नॉट इन ए बैड सेंस। बैड सेंस में कम्पिटिटिव नहीं था। एक्सप्लेन, कहता है कि रिचर्ड वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन विनिंग फॉर विनिंग सेक। वो सिर्फ जीतने के लिए ही नहीं इंटरेस्टेड था और विनिंग टू गेट ए प्राइज़, और ना ही सिर्फ प्राइज़ जीतने के लिए। रादर ही वॉज विनिंग बिकॉज ही वांटेड टू डू द बेस्ट जॉब ही कुड। बल्कि वो उसका टारगेट क्या था? ही वांटेड टू डू द बेस्ट जॉब। वो एक बेस्ट जॉब करना चाहता था। फॉर द राइट रीजन्स ही वांट्स टू बी द बेस्ट। सही कारणों से वो जो है वो बेस्ट बनना चाहता था। कि जैसे वो 3 इडियट मूवी में आता है, आमिर खान कहता है कि आप बेस्ट करो, यू शुड डू योर बेस्ट। डिग्रीज क्या हैं, मार्क्स क्या हैं, वो तो आपके पास पीछे भागते चले आएंगे। कि व्हेन वी आर डूइंग बेस्ट ऑटोमेटिकली वी आर द विनर। नेक्स्ट है लास्ट पैरा, एंड दैट इज़ वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इन द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। इंग्रेडिएंट्स क्या होता है? मेन फैक्ट्स, मेन सब्सटेंसेस। जैसे कोई भी आप मेडिसिन लेते हैं या कुछ भी लेते हैं, उसकी बॉक्स के ऊपर लिखा होता है इंग्रेडिएंट्स, मतलब ये किस चीज़ से बना है। तो चैप्टर का नाम क्या है हमारा? द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। तो लास्ट में राइटर बता रहा है कि दैट इज़ वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इन द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। ये मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट के इंग्रेडिएंट में से एक है। कौन सा? कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। अब जो है आप देखें कौन कौन से जो 3 फैक्टर्स थे जो मेन रीजन थे उसके बनने में, देखें ज़रा। स्टार्ट विद ए फर्स्ट रेट माइंड। सबसे पहले एक तो आपके पास फर्स्ट रेट माइंड, उसके बाद ऐड क्यूरियोसिटी, एंड तीसरा मिक्स द विल टू विन। 3 बताएंगे आपको। नंबर 1, स्टार्ट विद ए फर्स्ट रेट माइंड एंड ऐड क्यूरियोसिटी, और उसमें क्यूरियोसिटी पैदा करो। मतलब पहले आप स्टार्ट हो जाओ फर्स्ट रेट माइंड के साथ, मुझे ये काम करना है, ठीक है। दूसरा ऐड क्यूरियोसिटी, फिर उसमें क्यूरियोसिटी पैदा करो, कुछ जानने की इच्छा पैदा करो, लगन पैदा करो। और तीसरा जो है वो क्या है? उसमें एक विल पैदा करो, इच्छा पैदा करो। मिक्स इन द विल टू विन फॉर द राइट रीज़न। सही कारणों से जीतने की इच्छा पैदा करो। कहने का मतलब आप जो है वो एक इच्छा, लगन पैदा करो कि मुझे जीतना ही जीतना है। आई विल डू द बेस्ट। और ये जो तीनों क्वालिटियाँ मैंने आपको बताई हैं, नंबर 1 ये नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, ये तीनों की तीनों क्वालिटियाँ एब्राइट में थी। देखें, एब्राइट हैज़ दीज क्वालिटीज़। एब्राइट में ये तीनों क्वालिटियाँ थी। फ्रॉम द टाइम द बुक The Travels of Monarch 10 opened the world of science to him, Richard Bright has never lost his scientific curiosity. जब से उसकी मम्मा ने उसको वो बुक लेके दी थी, बुक का नाम क्या था? The Travels of Monarch 10. From the time the book The Travels of Monarch 10 opened the world of science to him, उस बुक ने एक साइंस का एक नया वर्ल्ड खोल के रख दिया उसके लिए।
रिचर्ड इब्राइट हैज़ नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी। उसके बाद जो है उसने कभी अपनी साइंटिफिक क्यूरियोसिटी को जो है वो ख़त्म नहीं होने दिया, आगे बढ़ता ही चला गया, बढ़ता ही चला गया, और वो एक क्या बन गया, साइंटिस्ट। क्या बन गया, साइंटिस्ट। So this is the end of the chapter. So dear students, I hope you well understood the chapter. रिचर्ड इब्राइट की अचीवमेंट्स के बारे में चैप्टर है, आप सभी को समझ आ गया होगा। अब आपने क्या करना है, इसके क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। If you have any problem, discuss with me. You may write in the comment box. Thank you. Have a nice day.